नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपके लिए पीटी रिवीजन नाम से एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिस प्रोग्राम में मुख्य तौर पर साल 2022 यानी बीते साल जो जरूरी घटनाएं रही थी करंट अफेयर के लिहाज से, उन घटनाओं को आपके सामने एक बार फिर से पेश किया जाएगा ताकि आप उन घटनाओं को एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकें और आपके प्रश्न पत्र में जब वो प्रश्न आए तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम पॉलिटी सेक्शन पर फोकस करेंगे और ये पॉलिटी सेक्शन से जुड़ी हमारी दूसरी वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर, हमारी पहली न्यूज देखते हैं। तो आज की हमारी जो पहली खबर है, जो पहली न्यूज है, वो मुख्य तौर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर ये है कि हाल ही में इस पूरे साल सरकार द्वारा इस पूरे अधिनियम के कुछ प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य इस अधिनियम में जो सजा का प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान की कठोरता को कुछ हद तक कम करना था। बदलाव क्या थे? उन बदलावों की बात करें तो इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव यही था कि सरकार द्वारा जेल के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था। यानी जो पहले जेल का प्रावधान था उसको जुर्माने से बदल दिया गया। हालांकि एक बात ये सुनिश्चित की गई कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई गंभीर चोट से संबंधित अपराध किया जाता है या फिर जान जाने जैसा कोई मामला सामने आता है, तो इन गंभीर मामलों में जेल की सजा जरूर दी जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों को मुख्य तौर पर आईपीसी के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे प्रावधान के माध्यम से, इस पूरे संशोधन के माध्यम से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े दंडों के प्रावधान को भी नियंत्रित करने की बात की गई थी, क्योंकि सरकार द्वारा भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी? तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसे केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है। तो ये तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे संशोधन में ये भी बात की गई थी कि सरकार द्वारा भारत में पर्यावरण संरक्षण कोष का भी गठन किया जाएगा। ये जो पर्यावरण संरक्षण कोष है, इस कोष में मुख्य तौर पर सरकार इस पूरे अधिनियम के तहत जो जुर्माना वसूलेगी, उस जुर्माने की राशि को इस कोष में जमा किया जाएगा और आगे चलकर इस पूरे कोष का उपयोग मुख्य तौर पर भारत में पर्यावरण के संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे कोष का, इस पूरी राशि का, इस पूरे फंड का उपयोग किया जाएगा। तो ये तो फंड की बात हुई। इसके अलावा मौजूदा प्रावधानों की बात करें कि वर्तमान में दंड के क्या प्रावधान है, तो वर्तमान समय के प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को इस पूरे अधिनियम के जो प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को मुख्य तौर पर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है या फिर उस व्यक्ति पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को दोनों तरह की सजा ही दी जा सकती है। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति इस सजा के बाद भी लगातार उस अपराध से जुड़ा रहता है, तो उस व्यक्ति पर जारी रखने पर, यानी अगर वो अपने काम को जारी रखता है, तो प्रतिदिन उस व्यक्ति पर 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये तो जुर्माने की बात हुई। इसके अलावा उसकी सजा को, यदि वो अपने काम को जारी रखता है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को जारी रखता है, तो उसकी सजा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष भी किया जा सकता है। तो ये तो इस पूरे बदलावों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों पर एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये अधिनियम कहता क्या है। तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम मुख्य तौर पर भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून है। यानी इस अधिनियम के जरिए भारत में पर्यावरण संरक्षण पर मुख्य तौर पर जोर दिया जाता है। इस कानून को कब लाया गया था? तो इस कानून को मुख्य तौर पर जून 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इस कन्वेंशन में मुख्य तौर पर मानव पर्यावरण में सुधार करने पर जोर दिया गया था। यानी हमारे आसपास जो एनवायरमेंट मौजूद है, उस एनवायरमेंट में सुधार करने पर जोर दिया गया था। उस एनवायरमेंट में सुधार करने से जुड़े जो तमाम बिंदु हैं, उन पर विचार विमर्श किया गया था। और इसी कन्वेंशन के दौरान, इसी सम्मेलन के दौरान भारत ने भी कुछ कमिटमेंट्स दी थी, कुछ प्रतिबद्धताएं दी थी और इन्हीं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए सरकार द्वारा 1986 में इस कानून को लागू किया गया था। अब इस कानून में मुख्य तौर पर कुछ प्रावधान किए गए हैं और सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि इस कानून में सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? उन शक्तियों की बात करें तो सरकार के पास सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति ये है कि सरकार देश में
प्रदूषण की रोकथाम के लिए बहुत व्यापक स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक कार्यक्रम की शुरुआत कर सकती है और सरकार ही उस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जिम्मेदार होगी। इसके अलावा दूसरा अधिकार यह है कि सरकार भारत में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मानक भी निर्धारित कर सकती है। यानी पीएम 2.5 का क्या स्टैंडर्ड होगा, मानक क्या होंगे, पीएम 10 के मानक क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मानक क्या होंगे, इन तमाम मानकों को निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है, जो अधिकार है, वो अधिकार भी सरकार को ही दिया गया है। इसके अलावा ये अधिनियम उद्योग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी सरकार को शक्तियां प्रदान करता है कि सरकार उद्योगों पर भी नियंत्रण लागू कर सकती है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम सरकार को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। यानी सरकार चाहे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स को भी डेजिग्नेट कर सकती है, उन्हें अधिकार दे सकती है। तो ये तो बात हुई कि सरकार को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दंड से जुड़े प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे अधिनियम के तहत मुख्य तौर पर दंड केवल तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति इस पूरे अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। गैर अनुपालन की स्थिति में ही या फिर उल्लंघन की स्थिति में ही इस पूरी स्थिति को अपराध माना जाता है और अपराध के तहत दंड दिया जाता है। पहले दंड में जेल की सजा भी थी, लेकिन अब उस जेल की सजा को बदलकर जुर्माने में बदल दिया गया है। तो ये तो पहला प्रावधान हुआ। इसके अलावा इस पूरे अधिनियम से जुड़ा जो सबसे विशेष और सबसे विशिष्ट प्रावधान है, वो ये है कि इस पूरे अधिनियम के तहत भारत का कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता है जब तक दो स्थितियां पूरी ना हो। तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो जो अपराध का मामला है, वो मामला कोर्ट के सामने केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाता है या फिर केंद्र सरकार द्वारा डिजिग्नेट किसी प्राधिकरण द्वारा, किसी अथॉरिटी द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा या तो फिर वो मामला किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है जिस व्यक्ति ने पहले सरकार द्वारा डिजिग्नेट जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को कम से कम 60 दिनों का नोटिस दिया हो, तभी जाकर, अगर 60 दिन पूरे हो गए हैं, तभी जाकर वो व्यक्ति कोर्ट के पास जाएगा, अपनी याचिका देगा और कोर्ट केवल तभी उस याचिका को मंजूरी दे सकती है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत विशेष प्रावधान हो जाता है। तो ये तो बात हुई इस पूरे अधिनियम की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। अब साल 2019 में यूपीएससी द्वारा इस पूरे विषय को लेकर एक सवाल भी पूछा गया था। सवाल कुछ इस तरह था कि हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसके बाद एक स्टेटमेंट और थी। स्टेटमेंट थी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। हमारा दूसरा कथन था कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। हमें बताना था कि इन दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, क्योंकि जो केवल ऑप्शन कथन 2 है, केवल वही सही है। क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है, इस पूरे एक्ट में कहीं भी लोक सहभागिता का जिक्र नहीं किया गया है। इस पूरे एक्ट में मुख्य तौर पर सरकार की जिम्मेदारियों की बात की गई है कि सरकार भारत में प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास करेगी। केवल उन्हीं जिम्मेदारियों की बात की गई है और कहीं भी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई है। तो पहला कथन पूरी तरह से गलत था। और दूसरे कथन पर हमने पहले भी बात की कि इस पूरे एक्ट में मुख्य तौर पर सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार जो है वो विसर्जन और उत्सर्जन के से जुड़े जो मानक हैं, वो मानक निर्धारित कर सकती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, केवल 2 सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते साल हमें उदयपुर में एक हत्या की घटना देखने को मिली और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर इस पूरी घटना को एनआईए को दे दिया गया। यानी अब इस पूरी घटना की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा की जा रही है। अब बात करते हैं एनआईए क्या है। एनआईए के बारे में कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो एनआईए जो है वो मुख्य तौर पर एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे मुख्य तौर पर साल 2008 में 26/11 हमले के बाद गठित किया गया था। अब क्योंकि इसे 26/11 हमले के बाद गठित किया गया था, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक लिंक बनता है कि कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी आतंकवादी हमलों से, आतंकवादी मामलों से डील करती है। इस एजेंसी का प्राथमिक कार्य भारत में भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा
और भारत की अखंडता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो अपराध है, उन अपराधों की जांच करना है। इसके अलावा ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी भारत में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच का अधिकार भी रखती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध मतलब वो अपराध जो कि इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आतंकवाद का कृत्य यानी टेररिज्म का काम। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी या फिर हथियारों की तस्करी, नकली नोटों का जो मामला आता है, उस मामले में भी हमें एनआईए की जांच देखने को मिल सकती है। तो ये तो मामलों की बात हुई। इसके अलावा सरकार द्वारा एनआईए को नियंत्रित करने के लिए साल 2008 में ही एनआईए एक्ट 2008 को भी लागू किया गया था, जो कि भारत में एनआईए को नियंत्रित और प्रशासित करता है। इस पूरे एक्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो एनआईए है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एजेंसी भारत के साथ साथ विदेश में मौजूद भारतीय लोगों पर भी कार्यवाही कर सकती है, उनकी भी जांच कर सकती है। इसके अलावा ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है, यानी भारत की राजधानी में मौजूद है। तो ये तो एनआईए की बात हुई। एनआईए की जांच प्रक्रिया की बात करते हैं कि एनआईए किसी मामले की जांच किस तरह से करता है। तो सबसे पहले राज्यों की बात करते हैं, यानी यदि कोई जो मामला है वो हमें राज्य में देखने को मिला है, तो ऐसी स्थिति में एनआईए एक्ट का जो धारा 6 है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एनआईए एक्ट की जो धारा 6 है वो मुख्य तौर पर राज्य सरकार को किसी पुलिस स्टेशन में जो दर्ज मामला है, उस मामले को एनआईए को देने का अधिकार देती है। हालांकि ये अधिकार प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। कोई भी मामला एनआईए को देने के लिए, एनआईए से जांच कराने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार को उस पूरे मामले का विवरण जो है वो केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। केंद्र सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, अपना आग्रह देना पड़ता है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय इस पूरी रिपोर्ट की जांच करता है। सारे जो तमाम सबूत हैं, जो गवाह हैं, उन गवाहों का विश्लेषण किया जाता है और इसी विश्लेषण के आधार पर यह तय किया जाता है कि आखिर इस मामले की जांच एनआईए द्वारा की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए। और इस पूरी जांच में अगर वो राज्य का मामला एनआईए को मिल जाता है, तो उस मामले में स्थानीय जो पुलिस है वो भी एनआईए की सहायता करती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई मामला एनआईए को देना चाहे तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपने विवेक के आधार पर किसी भी मामले की जांच को एनआईए को सौंप सकती है। इसके अलावा राज्यों से किसी विशेष अनुमति की जरूरत भी नहीं होती है, यानी अगर केंद्र सरकार एनआईए को कोई मामला सौंप रही है जांच करने के लिए, तो उस मामले की जांच करने के लिए एनआईए को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। एनआईए सीधे उस राज्य में जा सकती है और वहां पर मामले की जांच कर सकती है। इसके बाद जब मामले की जांच पूरी हो जाती है, तमाम सबूत आ जाते हैं, तमाम गवाह आ जाते हैं, तो इसके बाद इस पूरे मामले को एनआईए की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाता है। एनआईए की जो विशेष अदालत है, इस अदालत में मुख्य तौर पर एक अध्यक्ष मौजूद होता है। ये जो अध्यक्ष है ये एक न्यायाधीश ही होता है, एक जज होता है, जिसकी नियुक्ति मुख्य तौर पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है सीजीआई की सिफारिश पर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर। इसके अलावा यदि केंद्र सरकार चाहे तो एनआईए की विशेष अदालत में यदि बोझ बहुत ज्यादा है, मामले बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकती है। तो ये तो एनआईए की जांच प्रक्रिया की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और साल 2019 में सरकार द्वारा एनआईए अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया था। संशोधन क्या था, उस संशोधन पर बात करते हैं। तो इस पूरे संशोधन के तहत मुख्य तौर पर एनआईए की जुरिस्डिक्शन में, एनआईए के अधिकार क्षेत्र में कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया था। कौन कौन से थे नए अपराध? तो इसमें मुख्य तौर पर मानव तस्करी शामिल थी, नकली मुद्रा शामिल थी, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री या फिर उसका निर्माण शामिल था। इसके अलावा साइबर आतंकवाद शामिल था। तो अब ये जो तमाम मुद्दे थे, ये मुद्दे भी, ये तमाम विषय भी, तमाम अपराध भी एनआईए की जुरिस्डिक्शन में आ गए थे और एनआईए इन मामलों में भी जांच कर सकती थी। इसके अलावा इस पूरे अधिनियम के जरिए सरकार द्वारा एनआईए के अधिकार क्षेत्र का भी विस्तार किया गया था। 2019 से पहले मसला ये था कि एनआईए केवल भारत के क्षेत्र में ही किसी मामले की जांच कर सकती थी, लेकिन 2019 के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा एनआईए को यह अधिकार दिया गया कि वो विदेश में जाकर भी किसी मामले की जांच कर सकती है। इसके अलावा इस पूरे अधिनियम के जरिए केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि केंद्र सरकार किसी भी सेशन कोर्ट को, किसी भी सत्र न्यायालय को एनआईए की विशेष अदालत का दर्जा प्रदान कर सकती थी। हालांकि यहाँ पर यह जरूरी था कि केंद्र सरकार को
हाई कोर्ट से परामर्श करना था। यानी जिस भी राज्य की सेशन कोर्ट को एनआईए की विशेष अदालत बनाया जा रहा था, उस राज्य की हाई कोर्ट की अनुमति लेना इसके लिए जरूरी था। तो ये तो एनआईए की बात हुई, एनआईए में उसकी जांच प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा हमने 2019 का जो संशोधन था, उस संशोधन पर भी बात की। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली खबर है वो मध्यस्थता विधेयक 2021 से जुड़ी हुई है। ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि संसद की एक स्थायी समिति ने इस मध्यस्थता विधेयक 2021 में बदलाव को लेकर कुछ सिफारिशें की थी। दरअसल सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा भारत में जो लंबित मामले थे, कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस थे, उन केसेस के बोझ को कम करने के लिए इस पूरे विधेयक को पेश किया गया था। सबसे पहले ये जो विधेयक था, इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में विधेयक भारी मत से पास हो गया। इसके बाद ये विधेयक पहुंचा राज्यसभा में। लेकिन जैसे ही विधेयक राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा द्वारा इस पूरे विधेयक की जांच के लिए इस विधेयक को एक स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। अब हाल ही में इस स्थायी समिति ने इस पूरे विधेयक पर अपनी सिफारिश प्रदान की है। तो क्या सिफारिश है, सिफारिश पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे विधेयक में क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस विधेयक में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रावधान यही था कि ये जो विधेयक है, इस विधेयक के माध्यम से मुख्य तौर पर न्यायालय या किसी ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना ही भारत में मध्यस्थता के जरिए विवादों को सुलझाने पर जोर दिया जा रहा था, जोर दिया गया है इस पूरे विधेयक के जरिए। कौन कौन से विवाद होंगे, तो इसमें मुख्य तौर पर नागरिकता यानी जो सिविल केस हैं और जो इकोनॉमिक जो वाणिज्यिक केस हैं, उन विवादों को सुलझाने पर जोर दिया जाएगा। अब इस पूरे विधेयक की सबसे विशेष बात यह है कि इस विधेयक में मुख्य तौर पर जो मध्यस्थता है, जो मीडिएशन है, उस मीडिएशन को ये जो नागरिक और वाणिज्यिक विवाद हैं, इन विवादों के लिए कंपलसरी बना दिया गया था। तो ऐसे में कंपलसरी होने का मतलब ये था कि सभी पक्षों को कम से कम 2 मध्यस्थता सत्र लेना अनिवार्य था और 2 मध्यस्थता सत्रों के बाद, 2 मीडिएशन सेशंस के बाद वो मध्यस्थता छोड़कर न्यायालय के पास जा सकते थे, लेकिन 2 कम से कम अनिवार्य थे। इसके अलावा इस विधेयक में प्रावधान ये भी था कि किसी भी मध्यस्थता मामले को कम से कम 180 दिनों में निपटाना जरूरी था। हालांकि अगर मामला बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत खिंच रहा है, तो ऐसे में इस 180 दिनों की अवधि को आगे 180 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता था। तो ये तो विधेयक के प्रावधानों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान थे। एक प्रावधान ये भी था कि इस पूरे विधेयक में भारत मध्यस्थता परिषद की स्थापना की भी बात की गई थी। ये जो परिषद है, ये मुख्य तौर पर इस कानून के क्रियान्वयन की देखरेख करेगा, यानी कानून को सही ढंग से लागू करने की देखरेख करेगा, उसका प्रशासन करेगा, उसको नियंत्रित करेगा। इसके अलावा ये जो परिषद है, ये भारत में मीडिएटर्स जो हैं, जो मध्यस्थ हैं, उन मध्यस्थों का पंजीकरण भी करेगा। इसके अलावा सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थ संस्थाओं को मान्यता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में जो मध्यस्थता है, उस मध्यस्थता के जरिए जो समझौते सामने आते हैं, जो मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट सामने आता है, उस रिजल्ट को बाध्यकारी और न्यायालय के समान लागू किया गया था। यानी वो निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाया गया था। तो ये तो विधेयक के प्रावधानों की बात हुई। अब इस पूरे विधेयक को लेकर समिति ने क्या सिफारिश दी थी, उन सिफारिशों की बात करते हैं। तो समिति ने सबसे पहले मध्यस्थता को अनिवार्य नहीं बनाए जाने की बात की थी। यानी समिति का कहना था कि यदि हम मध्यस्थता को अनिवार्य बनाते हैं, मीडिएशन को कंपलसरी बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपराधियों को एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा और न्याय प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें देरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में समिति ने सिफारिश दी थी कि हम भारत में मध्यस्थता की प्रक्रिया को वैकल्पिक बना सकते हैं, ऑप्शनल बना सकते हैं, और इसको केवल तब ही उपयोग किया जाना चाहिए जब दोनों पक्ष इस पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया के लिए राजी हो जाते हैं। इसके अलावा समिति ने अपनी सिफारिश में इस पूरे अधिनियम की विधेयक की खंड 26 के खिलाफ भी अपनी चिंता जाहिर की थी, क्योंकि इस पूरे विधेयक का खंड जो 26 है, ये खंड 26 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी मीडिएशन से जुड़े नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन समिति का कहना था कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास बहुत विशेष शक्तियां आ जाएंगी, जिनका गलत दुरुपयोग देखने को भी मिल सकता है। तो ऐसे में इस खंड को हटाने की बात की गई थी। इसके अलावा समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि भारतीय मध्यस्थता परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें बदलाव होना चाहिए और सदस्यों की नियुक्ति मुख्य तौर पर
एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पहले सरकार द्वारा पहले के विधेयक में केवल केंद्र सरकार को नियुक्तियों की शक्ति दी गई थी। लेकिन अब समिति ने ये कहा है कि जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति मुख्य तौर पर एक चयन समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। इसके अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जिस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन हो रहा है, उसी तरह से हम राज्य स्तर पर राज्यों में भी एक परिषद का गठन कर सकते हैं। तो ये तो उन सिफारिशों की बात हुई जो समिति ने अपनी रिपोर्ट में पेश की है। तो हमने बात की मीडिएशन प्रोसेस की, मीडिएशन बिल की। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में जमानत से जुड़े जो नियम है, जो बेल से जुड़े जो नियम हैं, उन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा विषय है वो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को जमानत से जुड़े कुछ अलग नियम बनाने की सिफारिश की गई है, अलग नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये भी कहा कि भारत सरकार ये जो नियम बनाए, ये नियम मुख्य तौर पर हम यूनाइटेड किंगडम के कानून की तर्ज पर बना सकते हैं। तो ये तो खबर की बात हुई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए क्यों हैं? इन निर्देशों की जरूरत क्या है? हमें भारत में जमानत से जुड़े कानून बनाने की जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में जो दोष सिद्धि और सजा देने की जो दर है, वो रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है। और रेट कम होने की वजह से भारत में जो विचाराधीन कैदियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो वर्तमान समय में भारत की जेलों में जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों में से तकरीबन 2/3 लोग अंडर ट्रायल हैं। 2/3 जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं, यानी उनको अभी तक सजा नहीं दी गई है और उनको आगे चलकर जो सजा मिलेगी उस सजा में इस पूरी जेल की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तो अंडर ट्रायल कैदियों की बात हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता एक अंतर्निहित मूल्य है, एक अंतर्निहित सिद्धांत है और सभी लोगों को स्वतंत्र रहने की शक्ति, स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है, जब तक कि उनका जो 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 आरोप है, उन पर जो आरोप है वो आरोप सिद्ध न हो जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के लिए जेल में हमें जमानत से संबंधित नियमों को और ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में ये जो नियम है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं कि आगे भारत में जमानत से जुड़े नियम क्या हैं, उन नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में जमानत से जुड़े जो नियम हैं उन नियमों को सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जरिए प्रशासित किया जाता है। ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी को भारत में साल 1882 में लागू किया गया था। यानी ये जो पूरा कानून है ये बहुत ज्यादा पुराना है और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से लागू नहीं होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि इस पूरे कानून में भी कहीं भी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जमानत को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा, कोई स्पष्ट जो प्रक्रिया है वो निर्धारित नहीं की गई है। इस पूरे कानून में मुख्य तौर पर अपराधों की 2 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, 2 कैटेगरीज दी गई हैं। पहली कैटेगरीज है जमानती अपराध और दूसरी कैटेगरी है नॉन जमानती अपराध। ये जो जमानती अपराध होते हैं, इन अपराधों में किसी जिले के मजिस्ट्रेट को जमानत यानी बेल देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा ये जो गैर जमानती अपराध हैं, ये अपराधों में मुख्य तौर पर ये प्रावधान किया गया है कि भारत में जो संज्ञेय अपराध हैं या फिर जो बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, इन अपराधों में किसी भी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति पर किसी गंभीर अपराध का आरोप लगता है तो ऐसे में जो संबंधित पुलिस अधिकारी है, उस अधिकारी के पास ये अधिकार होंगे कि वो बिना किसी वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो ये तो जमानत से संबंधित प्रावधान हुए। हमने स्पष्ट तौर पर देखा कि भारत में जमानत के प्रावधानों को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के कानून की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के जमानत कानून को मुख्य तौर पर साल 1976 में लागू किया गया था। और ये जो कानून है, ये कानून मुख्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम में जमानत की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। और इस कानून का भी मुख्य उद्देश्य वहां पर जो विचाराधीन कैदी हैं उन कैदियों की संख्या में कमी लाना है और लोगों को उनका अधिकार प्रदान करना है। तो ये तो जमानत से संबंधित विषय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगली खबर यानी दवा, चिकित्सा उपकरण एवं प्रसाधन सामग्री विधेयक 2022 की बात करते हैं। ये जो विधेयक है, इस विधेयक का मसौदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इस पूरे विधेयक के माध्यम से मुख्य तौर पर भारत में
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को रिप्लेस किया जाएगा। क्यों लाया जा रहा है ये पूरा एक्ट? तो इस पूरे एक्ट को लाने का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो चिकित्सा उपकरण हैं, उन मेडिकल डिवाइसेस के लिए एक अलग कानून को पेश करना है। क्या होते हैं मेडिकल डिवाइस? तो मेडिकल डिवाइस को मुख्य तौर पर हम इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र का एक अनूठा मिश्रण के तौर पर देख सकते हैं, एक अनूठे मिक्स के तौर पर देख सकते हैं। ये जो मेडिकल डिवाइस हैं, ये ऐसे उपकरण होते हैं, वे ऐसी मशीनें होती हैं जिनका उपयोग मुख्य तौर पर चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इसमें आप मुख्य तौर पर सर्जिकल उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप डायग्नोस्टिक उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया या फिर वेंटिलेटर हो गया। तो इस तरह के उपकरणों को हम मेडिकल डिवाइस कहते हैं। ये जो मेडिकल डिवाइस हैं, ये मेडिकल डिवाइस जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गए हैं। और इसी वजह से इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून भी लाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में जो ये मेडिकल डिवाइस हैं, इन मेडिकल डिवाइसेस को केवल दवा की एक श्रेणी के तौर पर देखा जाता है, केवल एक मेडिसिन के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, इसे एक अलग क्षेत्र के तौर पर नहीं देखा जाता। तो इस पूरी धारणा को बदलने की ज़रूरत है और इसी धारणा को बदलने के लिए सरकार द्वारा अब ये नया विधेयक पेश किया गया था। क्या प्रावधान है इस नए विधेयक में? इस नए विधेयक में मुख्य तौर पर चिकित्सा उपकरणों की एक अलग परिभाषा निर्धारित करने की बात की गई है, क्योंकि पहले का जो कानून था, उस कानून में मेडिकल डिवाइसेस को केवल मेडिसिन के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन अब इस नए विधेयक के जरिए मेडिकल डिवाइस की एक अलग परिभाषा दी जाएगी। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में प्रावधान ये भी है कि भारत में औषधि तकनीकी सहायक सलाहकार बोर्ड की तर्ज पर एक चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, जिस बोर्ड में मुख्य तौर पर चिकित्सा पेशेवरों के साथ साथ, यानी मेडिकल क्षेत्र के जो प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के साथ साथ जो तकनीकी उपकरणों पर जो विशेषज्ञ लोग हैं, उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि एक संतुलन बनाए रखा जा सके। इसके अलावा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को मुख्य तौर पर चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से संबंधित तमाम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होगी, जो कि वर्तमान समय में औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत में अब मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी निर्धारित करने की, एक अलग रेगुलेटरी बॉडी गठित करने की बात की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्र के गठन की भी बात की गई है। ये जो परीक्षण केंद्र है, ये परीक्षण केंद्र मुख्य तौर पर चिकित्सा जो उपकरण है, उन उपकरणों पर शोध करेगा, उन पर रिसर्च करेगा। इसके अलावा इस पूरे केंद्र में हम उपकरणों की क्लिनिकल जांच और उनके परीक्षण की अनुमति भी प्राप्त कर सकते हैं, जो अनुमति वर्तमान समय में औषधि बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अब भारत में ई फार्मेसी के लिए भी सरकार से अनुमति लेना जरूरी हो जाएगा। तो ये तो उन प्रावधानों की बात हुई, उन नियमों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली खबर है वो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को लेकर है, यानी स्वायत्त जिला परिषदों को लेकर है। ये पूरी खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते साल मेघालय में स्वायत्त जिला परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया। अब क्या होती है स्वायत्त जिला परिषद? इन परिषदों को समझने के लिए हमें सबसे पहले संविधान की छठी अनुसूची पर गौर करना होगा कि संविधान के 6th शेड्यूल में क्या कहा गया है। तो संविधान का, भारतीय संविधान का जो 6th शेड्यूल है, उसमें मुख्य तौर पर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं, यानी उन क्षेत्रों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इस मैनेज से जुड़े प्रावधान इस पूरी अनुसूची में किए गए हैं। प्रावधान ये है कि सरकार, एक प्रावधान ये भी है कि सरकार इन क्षेत्रों के मैनेज करने के लिए, इन क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए, गवर्न करने के लिए यहाँ पर स्वायत्त परिषदों यानी ऑटोनमस काउंसिल्स का गठन करेगी और उसे तमाम तरह की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा प्रावधान ये है कि ये जो ऑटोनमस काउंसिल होंगी, उन्हें तमाम तरह की दीवानी और आपराधिक यानी सिविल और क्रिमिनल शक्तियां प्राप्त होंगी। हालांकि यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि इन जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशन की जो न्यायिक शक्तियां हैं, वो न्यायिक शक्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। यानी कि आप इन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस के किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने चुनौती दे सकते हैं।
इसके अलावा संबंधित प्रावधानों की बात करें तो संविधान की 6ठी अनुसूची से जुड़े जो प्रावधान हैं वो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में देखने को मिलते हैं। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। इसके अलावा हमने पहले ही बात की कि भारत में 4 राज्यों में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। तो वर्तमान समय में भारत के इन 4 राज्यों में कुल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस का गठन किया गया है। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहले असम की बात करें तो असम में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम है बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद। तो ये तो असम की बात हुई। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 3 इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जिनका नाम है गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में केवल एक ही इंस्टीट्यूशन मौजूद है जिसका नाम है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 3 स्वायत्त जिला परिषद मौजूद हैं जिनका नाम है चकमा, लाई और मारा स्वायत्त जिला परिषद। तो इस तरह से ये हो जाते हैं टोटल 10। तो अगर ये सवाल आता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मौजूद हैं तो इनकी संख्या होगी कुल 10। तो ये तो हमारे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो भारत में सिटीजनशिप को लेकर है, नागरिकता को छोड़ने को लेकर है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते साल भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए कि भारत में कितने लोगों द्वारा भारत की नागरिकता छोड़ी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से साल 2022 के बीच तकरीबन 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया, भारत की नागरिकता को छोड़ दिया गया। इसमें से जो सबसे बड़ा आंकड़ा था वो साल 2022 में देखने को मिला, जब साल 2022 में तकरीबन 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। और जो सबसे कम आंकड़ा था वो साल 2020 में देखने को मिला था, जब तकरीबन 85,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया था। तो ये तो आंकड़ों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में नागरिकता यानी सिटीजनशिप को लेकर जो प्रावधान है उन प्रावधानों की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में हमें सिटीजनशिप से जुड़े प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 है उसमें हमें सिटीजनशिप के लेकर जो तमाम प्रावधान है वो प्रावधान देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान में कहीं भी नागरिकता के प्रावधानों की बहुत स्थायी और बहुत ही विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। और यही वजह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में भारत की सरकार को, भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा साल 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया था। तो ये तो नागरिकता अधिनियम 1955 की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में नागरिकता यानी सिटीजनशिप को छोड़ा किस तरह से जाता है। तो भारत में नागरिकता छोड़ने के लिए मुख्य तौर पर 3 मेथड्स मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है स्वैच्छिक त्याग, यानी अगर आप वॉलेंट्री तरीके से भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो आप, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो स्वैच्छिक तरीके से, वॉलेंट्री तरीके से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। हालांकि इसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि उस व्यक्ति का 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है और दूसरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति का जो मानसिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी है, यानी वो साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी किया गया है कि यदि किसी बच्चे के माता पिता अपनी नागरिकता को स्वैच्छिक तौर पर छोड़ते हैं, वॉलेंट्री तरीके से छोड़ते हैं, तो उनके जो माइनर बच्चे हैं उन बच्चों की नागरिकता भी अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से समाप्त हो जाएगी। हालांकि यदि जब वो बच्चे 18 वर्ष की उम्र में आते हैं और वो दोबारा से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों को, उन बच्चों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये तो पहली विधि की बात हुई। हमारे दूसरे मेथड का नाम है ऑटोमेटिक टर्मिनेशन यानी स्वचालित समाप्ति। स्वचालित समाप्ति तब होती है यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भारत का नागरिक स्वैच्छिक तरीके से, वॉलेंट्री तरीके से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता जो उसकी है वो नागरिकता ऑटोमेटिक तरीके से समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भारतीय संविधान में केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। भारतीय संविधान डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता है। तो ऐसे में एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति केवल एक देश की नागरिकता ही रख सकता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। हालांकि प्रावधान ये है कि ये जो पूरा सेक्शन है ये सेक्शन युद्ध के समय लागू नहीं होता है, यानी अगर
वॉर चल रहा है तो वॉर के समय ये ऑटोमेटिक टर्मिनेशन का प्रावधान लागू नहीं होता। ये हमारे दूसरे मेथड की बात हुई। तीसरे मेथड की बात करते हैं। हमारा जो तीसरा मेथड है वो सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। ये सरकार नागरिकता की समाप्ति तब करती है यदि सरकार को लगता है, सरकार को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्ति है की है, यानी कोई गलत डॉक्यूमेंट देकर भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तब उस व्यक्ति की सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान का अनादर करता है तो भी भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि युद्ध के समय कोई व्यक्ति दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है या फिर उस देश के साथ किसी तरह का समझौता करता है तो भी सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा नागरिकता पाने के 5 वर्ष के भीतर यदि किसी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाती है तब भी उस सरकार को यह अधिकार है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ज्यादा समय तक भारत से बाहर रहता है तो भी सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो ये तो सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति की बात हुई। हमने बात की कि नागरिकता की समाप्ति के लिए भारत में 3 मेथड्स दिए गए हैं। हमने उन तीनों मेथड पर विस्तार से बात की। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय को लेकर साल 2021 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था। हमारा सवाल था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इन 3 स्टेटमेंट्स पर विचार करना था। हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है। हमारी तीसरी स्टेटमेंट थी कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो हमारे ये 3 ऑप्शंस थे। हमको बताना था कि इन तीनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक सही है। यानी भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। तो एक सही हो गया। दूसरा गलत किस लिए है? क्योंकि यदि आप किसी दूसरे तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हैं तब भी आप भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये दूसरा इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने पहले ही बात की कि भारत में सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को अपने विवेक के आधार पर तमाम जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उन शर्तों के आधार पर नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। तो ये तो हमारी सिटीजनशिप की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर यानी एफआईआर के समेकन से जुड़ी जो खबर है उस खबर की बात करते हैं। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? तो एफआईआर की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए खबर की बात करते हैं। तो खबर ये थी कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ कई शहरों में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उन एफआईआर को क्लब कर दिया गया था, उन एफआईआर को समेकित कर दिया गया था और उन एफआईआर का जो जुरिस्डिक्शन था वो दिल्ली न्यायिक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। यानी कि उस पत्रकार के खिलाफ जो तमाम एफआईआर दर्ज थी उन एफआईआर को एक कर दिया गया और उनका जो मामले की सुनवाई थी वो दिल्ली में की जाएगी। क्यों किया गया ये? तो ये किया गया मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो ये प्रावधान करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो जाहिर तौर पर इसी प्रावधान को लागू करने के लिए अक्सर यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है किसी एक ही मामले को लेकर तो अक्सर न्यायालय द्वारा ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उन तमाम एफआईआर को क्लब कर देता है, समेकित कर देता है। हालांकि यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि भारत में मामलों को या फिर एफआईआर को क्लब करने के लिए कोई विशेष प्रावधान मौजूद नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में जो तमाम न्यायालय हैं वो न्यायालय 2001 के टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को अपने बेस के तौर पर, अपने आधार के तौर पर उपयोग करते हैं। इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि यदि 2 एफआईआर में विवाद समान है यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग जगहों पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन उन दोनों एफआईआर में जो अपराध है वो एक ही है तो ऐसे मामले में दूसरी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा और यदि एफआईआर दर्ज हो गई है तो उस दोनों एफआईआर को क्लब कर दिया जाएगा, समेकित कर दिया जाएगा।
तो ये तो एफआईआर की बात हुई, समेकित किए जाने की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि ये जो पूरा मामला था उस पत्रकार के खिलाफ यूपा यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया था, तो यूपा को जान लेना भी जरूरी हो जाता है। यूपा की बात करें, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की बात करें, तो ये अधिनियम मुख्य तौर पर भारत की संप्रभुता और एकता पर खतरा डालने वाली गतिविधियों को रोकता है। इस अधिनियम में मुख्य तौर पर भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19 है, उस अनुच्छेद 19 में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, शस्त्रों के बिना एकत्र होने का जो अधिकार दिया गया है, और संघ बनाने का जो अधिकार दिया गया है, ग्रुप या फिर कोई यूनियन बनाने का जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है इस कानून के जरिए। इसके अलावा ये जो कानून है, ये कानून केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि केंद्र सरकार अपने विवेक के आधार पर किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। और यदि किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित किया जाता है और कोई व्यक्ति उस गतिविधि से जुड़ा पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को जो अधिकतम सजा होगी वो सजा मृत्युदंड भी हो सकती है, और वो सजा उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो पूरा कानून है, इस कानून की विशेष बात ये है कि ये कानून न केवल भारतीयों पर लागू होता है, बल्कि ये कानून विदेशी लोगों पर भी लागू होता है। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से ये जो पूरा कानून है, ये कानून इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने यूपा की बात की, हमने जमानत से जुड़े प्रावधानों की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सरकार द्वारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो नियम हैं, उन नियमों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। और ये जो अधिसूचना थी, जो नोटिफिकेशन थी, ये नोटिफिकेशन मुख्य तौर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। क्या है नोटिफिकेशन, क्या कहा गया है इसमें? तो इस नोटिफिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो रक्षा और रणनीतिक रूप से जुड़े हुए जो राजमार्ग हैं, उन राजमार्गों की परियोजनाओं को पर्यावरण अड़चनों से बचाना है। यानी अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं, इन परियोजनाओं को लागू करने में हमें पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार ये परियोजनाएं रुक भी जाती हैं। तो ऐसे में सरकार द्वारा ये पूरा संशोधन लाया गया, और इस संशोधन के जरिए सरकार का ये मानना है कि भारत में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ऐसी जरूरी परियोजनाओं को छूट दी जानी चाहिए, नियमों में कुछ छूट दिए जाने की बात की है। प्रावधान क्या है, संशोधन क्या है? संशोधन की बात करें तो सरकार के नियमों के मुताबिक जो नए नियम है, उन नियमों के मुताबिक भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों से 100 किलोमीटर के दायरे में तमाम तरह की छूट दी गई है। ये जो छूट है, ये रक्षा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्गों को दी गई है। इसके अलावा ये जो छूट है, ये कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और ठोस अपशिष्ट आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, उन संयंत्रों को भी दी गई है, उन प्लांट्स को भी दी गई है। हालांकि यहाँ पर शर्त ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की क्षमता 15 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस पूरे प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य इन प्लांट्स की थ्रेशोल्ड क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना है। इसके अलावा इन संशोधनों के जरिए मुख्य तौर पर भारत में जो बंदरगाहों से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को भी छूट देने की बात की गई है, ताकि भारत में जो मछुआरे हैं, उन मछुआरों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा इस पूरे प्रावधान में हवाई अड्डों के टर्मिनल विस्तार यानी उनका जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल को और ज़्यादा बढ़ाने से जुड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के विस्तार की भी बात की गई है, उन प्रोजेक्ट्स को भी छूट देने की बात की गई है। हालांकि यहाँ पर एक अपवाद ये है कि यदि कोई जो परियोजना है, वो परियोजना हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार से जुड़ी हुई है, तब वहां पर इस पूरी छूट को लागू नहीं किया जाएगा, वहां पर ये पूरी छूट नहीं मिलेगी। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। इसके अलावा पर्यावरण प्रभाव आकलन की बात करते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मुख्य तौर पर एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए भारत में पर्यावरण पर किसी भी विकास परियोजना, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव का आकलन किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया के जरिए, इस पूरे प्रोसेस के जरिए। इसके अलावा इस प्रोसेस के जरिए किसी परियोजना में मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी परियोजना की वजह से, इसके अलावा किसी परियोजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, उन प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाता है। इसमें पूरा प्रोसेस तय किया गया है कि किसी परियोजना का विश्लेषण किस तरह से किया जाएगा।
इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के प्रोसेस के दौरान ये तय किया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा चरण है स्कोपिंग। स्कोपिंग के दौरान मुख्य तौर पर यह तय करने की कोशिश की जाती है कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा उस असेसमेंट में किन किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी असेसमेंट का स्कोप क्या होगा। इसके बाद तीसरा चरण आता है प्रभाव विश्लेषण, यानी कि उस प्रोजेक्ट का प्रभाव क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद बारी आती है मिटिगेशन की, यानी कि जो भी प्रभाव हमारे सामने निकल कर आए हैं उन प्रभावों को किस तरह से कम किया जा सकता है, उस पर बात की जाती है। इसके बाद बारी आती है रिपोर्टिंग की, यानी कि उन प्रभावों को किस तरह से कम किया जाता है, उन जो अल्टरनेटिव उपाय हो सकते हैं उन उपायों पर जोर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान मुख्य तौर पर उस प्रोजेक्ट का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों से बातचीत की जाती है, उन लोगों से सुनवाई की जाती है कि उन पर इस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा। जन सुनवाई के बाद आता है निर्णय की बारी, कि आखिर अंत में तय किया जाता है कि उस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। तो ये तो हुआ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय ध्वज संबंधी नियमों की बात करते हैं। ये पूरा विषय चर्चा में दरअसल इसलिए आ गया क्योंकि बीते दिनों सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन का एक आदेश जारी किया गया था। संशोधन दरअसल ये था कि संशोधन के जरिए भारत में किसी भी वक्त यानी तिरंगे को अब 24 घंटे फहराया जा सकता है, जबकि इससे पहले प्रावधान ये था कि भारत में तिरंगों को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जा सकता था। लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है, अब भारत में तिरंगे को किसी भी समय फहराया जा सकता है। इस पूरे बदलाव का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में लोगों को तिरंगे के प्रयोग को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके, एनकरेज किया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस पूरे विषय को लेकर जो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, इस अभियान को भी लोगों के बीच और ज्यादा चर्चित किया जा सके और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और इसी बढ़ावा देने के प्रयास के लिए सरकार द्वारा ये कुछ बदलाव किए गए हैं। अब भारत में तिरंगे से जुड़े प्रमुख जो बिंदु हैं उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं, जो प्रमुख फैक्ट्स हो सकते हैं उन फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो भारत में भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो हमारा ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, उस तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। इसके अलावा तिरंगे को प्रशासित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 कानून लागू किए गए हैं। इसमें पहला कानून है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो कि भारत में जो तमाम राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन प्रतीकों के अपमान को लेकर जो 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 सजा हो सकती है उस सजा का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक मतलब राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान हो गया, संविधान हो गया, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय ध्वज को भी शामिल किया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का, भारत संविधान का, भारत के राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो उस व्यक्ति को इस कानून के तहत सजा दी जाती है। इसमें दूसरा कानून है ध्वज संहिता 2002। ये जो ध्वज संहिता है ये मुख्य तौर पर भारत में तिरंगे पर अपना ध्यान फोकस करती है, और इसमें भारत में झंडे को फहराने और इससे संबंधित तमाम नियमों को निर्धारित किया गया है। तो ये तो झंडे की बात हुई, झंडे से जुड़े तमाम प्रावधानों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर की बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 से जुड़ी हुई। ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों सरकार द्वारा इस पूरे विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इस पूरे विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी वहां का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करना है। एक बार जब ये पूरा विधेयक कानून बन जाएगा तो विधेयक के कानून बन जाने के बाद आर्कटिक क्षेत्र में जो तमाम नियम है वहां पर भारत के नियमों को भी लागू किया जा सकेगा, जो कि अब तक नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं इस पूरे विधेयक से जुड़े प्रावधानों की। तो विधेयक में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख प्रावधान यही है कि जो तमाम सदस्य देश हैं उन देशों से लिखित अनुमति के बाद ही अंटार्कटिक में किसी निजी दौरे को शुरू किया जा सकता है, या फिर वहां पर कोई रिसर्च जो कैंपेन है उसकी शुरुआत की जा सकती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमने सदस्य देशों की बात की, तो कौन से सदस्य देश? तो यहाँ पर सदस्य देश वो हैं जिन्होंने अंटार्कटिक संधि 1959 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं,
वही यहाँ पर सदस्य देश बन जाते हैं, तो उनसे अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण की स्थापना की भी बात की गई है। ये जो प्राधिकरण होगा, ये प्राधिकरण मुख्य तौर पर भारत में अंटार्कटिक क्षेत्र से जुड़े जो तमाम प्रावधान हो सकते हैं, जो तमाम विषय हैं, उन विषयों को संबोधित करने, उनसे जुड़े नियम बनाने का काम करेगा। इसके अलावा इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने की बात की गई है। कौन कौन सी गतिविधियां? तो इसमें सबसे पहली है परमाणु विस्फोट, यानी कि अंटार्कटिक क्षेत्र में परमाणु विस्फोट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दूसरी जो गतिविधि है वो है रेडियोधर्मी कचरे का निपटान। इसके अलावा किसी दूसरे तरह के कचरे का निपटान, या फिर वहां से हम उपजाऊ मिट्टी को लेकर नहीं आ सकते, या फिर उस क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में हम प्लास्टिक या फिर ऐसी किसी एलिमेंट को नहीं वहां पर निपटान कर सकते जो कि समुद्र के जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी किया गया है कि वहां पर जो भी तमाम संस्थाएं मौजूद हैं, जो भी तमाम इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, वो इंस्टीट्यूशन केवल रिसर्च का काम ही करेंगे, वहां पर किसी दूसरे तरह का काम नहीं किया जाएगा। भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें तो भारत के वर्तमान समय में वहां पर 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। पहले इंस्टीट्यूशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जिसे साल 1983 में खोला गया था। दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम है मैत्री, जिसे 1988 में खोला गया था। और तीसरे इंस्टीट्यूशन का नाम है भारती, जिसे 2012 में खोला गया था। लेकिन वर्तमान समय में केवल 2 इंस्टीट्यूशन ही ऑपरेशनल हैं, जिनके नाम है मैत्री और भारती। जो दक्षिण गंगोत्री है वो वर्तमान समय में काम नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं और हमने आर्कटिक संधि की बात की थी। आर्कटिक संधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो आर्कटिक संधि है, इस संधि को दिसंबर 1959 में लागू किया गया था और इस संधि में वर्तमान समय में तकरीबन 54 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन 54 देशों में से 29 देशों को सलाहकार देश के तौर पर दर्जा दिया गया है और तकरीबन 25 देशों को गैर परामर्शदाता देश के तौर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत ने अगस्त 1983 में इस पूरी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 12 सितंबर 1983 को भारत को इस पूरी संधि के तहत सलाहकार देश का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये तो अंटार्कटिक संधि की बात हुई, हमने अंटार्कटिक क्षेत्र की बात की। इस पूरे विषय को लेकर सरकार जो कानून लेकर आई है, हमने उस कानून को भी समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 से जुड़ी हुई है। और खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सरकार द्वारा इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और विधेयक लोकसभा से पारित भी हो गया। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में जो पारिवारिक न्यायालयों को स्थापित किया गया था, उन न्यायालयों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। दरअसल खबर ये थी, इसका बैकग्राउंड ये है कि साल 2008 में नागालैंड द्वारा 2 फैमिली कोर्ट्स का गठन किया गया था। एक कोर्ट दीमापुर में और दूसरी कोर्ट कोहिमा में। इसके अलावा साल 2019 में हिमाचल प्रदेश ने भी 3 फैमिली कोर्ट्स गठित की थी। पहली कोर्ट शिमला में, दूसरी धर्मशाला में और तीसरी मंडी में। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उस समय केंद्र सरकार द्वारा इन कोर्ट्स को मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। तो ऐसे में इन कोर्ट्स द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं, उन डिसीजंस की कानूनी मान्यता पर, उन डिसीजंस की लीगैलिटी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। और इसी समस्या को हल करने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया है, ताकि ये जो तमाम सेशंस कोर्ट हैं, ये जो तमाम फैमिली कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स को सरकार की कानूनी मान्यता प्रदान की जा सके। आगे बढ़ते हैं और पारिवारिक न्यायालय या फिर कुटुंब न्यायालय की बात करते हैं। तो ये जो फैमिली कोर्ट है, ये फैमिली कोर्ट भारत की न्यायपालिका का ही हिस्सा है। भारत की जो बहुत लंबी जुडिशरी है, उस जुडिशरी का ही एक हिस्सा है। और इन न्यायालयों में मुख्य तौर पर जो फैमिली से जुड़े इश्यूज होते हैं, जो फैमिली से जुड़े मैटर होते हैं, उन मैटर्स को सुलझाने की कोशिश की जाती है। और इन्हीं न्यायालयों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा साल 1984 में कुटुंब न्यायालय अधिनियम को पारित किया गया था। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम मुख्य तौर पर पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए एक अलग न्यायालय की व्यवस्था करता है, ताकि भारतीय न्यायपालिका का जो बोझ है, जो लंबित मामलों की संख्या है, उस संख्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। क्योंकि साल 1984 से पहले जब भारत में फैमिली कोर्ट्स गठित नहीं की गई थी, तो जो फैमिली से जुड़े मामले थे, वो मामले हमारी सिविल कोर्ट द्वारा सुलझाए जाते थे। तो जाहिर तौर पर उन पर जो बोझ था मामलों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था।
और इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा इस पूरे कानून को लाया गया, भारत में फैमिली कोर्ट्स का गठन किया गया और वर्तमान समय में भारत में तकरीबन 715 फैमिली कोर्ट्स काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनके माध्यम से भारत में जो हमारी न्यायपालिका है उसके बोझ को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो ये तो फैमिली कोर्ट्स की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर उद्यम और सेवा केंद्र विकास विधेयक, जिसे हम संक्षेप में देश भी कह सकते हैं, इस पूरे विषय से जुड़ी हुई है। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक मुख्य तौर पर भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम में सुधार करने और उस अधिनियम को एक नया रूप प्रदान करने के लिए लाया जा रहा है। इसको लाने का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि भारत में जो SEZs हैं, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उन जोन्स को WTO के नियमों के अनुरूप बनाया जा सके। क्योंकि साल 2019 में WTO के एक पैनल ने स्पष्ट तौर पर अपना ये डिसीजन दिया था कि भारत में SEZ के तहत जो निर्यात छूट प्रदान की जाती है, उससे संबंधित जो नियम है वो WTO के नियमों का उल्लंघन करते हैं। वो जो छूट है वो WTO के नियमों का उल्लंघन करती है, क्योंकि भारत सीधे निर्यात छूट प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि सीधे निर्यात की छूट देने से भारत का जो बाजार है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसमें कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। उसकी कीमतें जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और व्यापार पर अनुचित इफेक्ट देखने को मिलता है। हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इसी को देखते हुए सरकार द्वारा अब अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जुड़े नियमों में कुछ संशोधन करना होगा। क्या है प्रावधानों की बात करें तो इस पूरे विधेयक के माध्यम से मुख्य तौर पर निर्यात पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। इस पूरे विधेयक में मुख्य तौर पर जो है जोर है वो विकास केंद्रों पर है, डेवलपमेंट सेंटर्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इस पूरे विधेयक में घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है, ताकि भारत में ही निर्माण किया जा सके और लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा सके। इसके अलावा ये जो विधेयक है, ये विधेयक उत्पाद और सेवा क्षेत्र दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा इस विधेयक में एक सिंगल विंडो पोर्टल की भी बात की गई है, यानी कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जुड़े जो भी तमाम विवाद होंगे, उन विवादों को सुलझाने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल का गठन किया जाएगा, जिस पोर्टल के माध्यम से भारत में इस क्षेत्र से जुड़े तमाम विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी बात कर लेते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र को मुख्य तौर पर देश में व्यापार को बढ़ावा देने, ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गठित किया जाता है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में व्यापार से जुड़े जो नियम हैं, वो नियम देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ सरल नियम लागू किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे कर कम हो सकता है, जो अनुपालन के नियम हैं वो नियम कुछ कम हद तक लागू हो सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यापार को कहीं ना कहीं हद तक, कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इनका उद्देश्य यही होता है कि इनके माध्यम से देश में व्यापार संतुलन को बढ़ावा दिया जा सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, इसके माध्यम से रोजगार का सृजन किया जा सके और विदेशी निवेशकों को भारत में आकर्षित किया जा सके, ताकि वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। तो ये तो हमारी खबर की बात हुई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन खबरों, जिन सवालों, जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस कार्यक्रम का PDF जल्द ही मिल जाएगा। इसके अलावा हमने अपने तमाम दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो अगर आप दूसरे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे इन न्यूज़, इन फोकस, इन डेप्थ या फिर न्यूज़ एनालिसिस, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उनसे जुड़ने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर दूसरे प्रोग्राम्स का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में FIR की फुल फॉर्म बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।